Hello friends, welcome to my channel Pathway of Maths. In this video we will discuss complex analysis questions of GATE 2012 एग्जाम। अगर आप GATE 2014 से GATE 2019 तक एग्जाम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है GATE 2012 एग्जाम का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्या है। लेट इंटीग्रेशन अलोंग कर्व C 1/z - 2 raised to power 4 माइनस a - 2 z² डिवाइडेड बाय z प्लस 4 dz की वैल्यू हमें गिवन है 4 पाई, वेयर द क्लोज कर्व C इज द ट्राइंगल। कर्व C जो है वो एक ट्राइंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस हैं एट z इक्वल टू iota -1 - iota बाय √2 एंड 1 - iota बाय √2। जो इंटीग्रल है वो उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो हमें फाइंड करनी है कि इस इंटीग्रल के लिए मीन्स इस इक्वेशन के लिए जो कांस्टेंट a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ऑप्शन हमें गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 1 + iota, सेकंड इज 2 + iota, C इज 3 + iota, ऑप्शन डी इज 4 + iota। सबसे पहले देखते हैं कि जो कर्व C बनेगी हमारी, जो ट्राइंगल बनेगी वो क्या बनेगी। ट्राइंगल के वर्टिसेस इन 3 पॉइंट्स पर गिवन है हमें, तो इन 3 पॉइंट्स को अगर हम बनाएं तो पॉइंट iota यहाँ आएगा और बाकी के दोनों पॉइंट्स हमारे यहाँ बनेंगे। ये पॉइंट आएगा हमारा 4th क्वाड्रेंट में और इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है, तो ये पॉइंट आएगा हमारा 3rd क्वाड्रेंट में। तो हमने तीनों पॉइंट से ये ट्राइंगल बनाई और ट्राइंगल की जो ओरिएंटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो डायरेक्शन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो ये बनेगी। अब ये हमारी कर्व C है, ट्राइंगल C है और इस इंटीग्रल की वैल्यू अलोंग कर्व C हमें गिवन है 4 पाई, तो हमें कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉची थ्योरम का यूज करेंगे। कॉची थ्योरम क्या कहती है, इफ D is a simple connected domain and C is any closed contour lying inside D and function f of z is analytic within and on the curve C, then integration of function f of z along this curve C is equals to 0। कि अगर किसी क्लोज कंटूर के फंक्शन अगर एनालिटिक है किसी क्लोज कंटूर के अंदर उसकी बाउंड्री पे, तो उस क्लोज कंटूर के ओवर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है 0। तो ये हमारी कॉची थ्योरम होती है। अब इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रल हमारी 3 टर्म्स पे दे रखा है, हम इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म बनेगी हमारी इंटीग्रेशन अलोंग C 1/z - 2 raised to power 4 dz माइनस a - 2 होल स्क्वायर बाय z dz इंटीग्रेशन अलोंग C एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 dz अलोंग कर्व C इज इक्वल्स टू 4 पाई। अब 4 फंक्शन जो है ये जो थर्ड टर्म है हमारी, यहाँ 4 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन एनालिटिक होता है, तो इस फंक्शन की इस कर्व C पर मतलब इस ट्राइंगल पर और इस ट्राइंगल के इंटीरियर में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, तो ये फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची थ्योरम से इस फंक्शन का ओवर C इंटीग्रेशन आ जाएगा 0। सिमिलरली हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन कॉची थ्योरम से 0 बनेगा, कि इस फंक्शन की सिमिलरिटी आएगी z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 यहाँ लाई करेगा और वो इस कर्व C से बाहर है, तो फंक्शन फर्स्ट टर्म में जो फंक्शन है वो भी विद इन दिस कर्व एंड ऑन दिस कर्व C एनालिटिक होगा, तो उस कॉची थ्योरम से इस टर्म का इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो बचेगी टर्म है वो सेकेंड टर्म बनेगी। इसमें a - 2 होल स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया और इंटीग्रेशन अलोंग C 1/z dz। अब ये टर्म बनी है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम रिजल्ट यूज करते हैं। रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन अलोंग कर्व C 1/z - z0 raised to power n dz। इस टर्म का इंटीग्रेशन निकालना है हमें कर्व C के अलोंग। तो इस टर्म की वैल्यू क्या क्या आती है, अगर इसमें जो n पावर है अगर उसकी वैल्यू 1 है तो आएगी 2 पाई आयोटा और n नॉट इक्वल टू 1 है तो आएगी 0। जहाँ पे जो z0 पॉइंट है वो कैसा पॉइंट होना चाहिए, z0 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ C, मीन्स जो z0 पॉइंट है वो कर्व C के अंदर लाई करना चाहिए। अगर z0 कर्व C के अंदर लाई करता है तब इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो n इक्वल टू 1 के लिए तो 2 पाई आयोटा होगा और n अगर 1 के इक्वल नहीं है तब उसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ से देखें तो ये बनेगा हमारा z - 0, इसको लिख सकते हैं z - 0 और पावर जो है इसकी वो है 1। तो इस इंटीग्रल क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो z इक्वल टू 0 है, जो z इक्वल टू 0 है वो पॉइंट हमारा इस कर्व C के अंदर लाई कर रहा है, इंटीरियर में है और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी 1। तो इस रिजल्ट को यूज करें तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 2 पाई आयोटा। सो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस ऑफ a - 2 होल स्क्वायर इंटू 2 पाई आयोटा इज इक्वल्स टू में था 4 पाई। यहाँ से सिंप्लीफाई करें 2 पाई से कैंसिल करेंगे इसको, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ a - 2 होल स्क्वायर इंटू आयोटा।
आयोटा को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो ये -2 होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा। अब हम देखते हैं कि हमारे जो गिवन ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से एक ही किस वैल्यू के लिए हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। आप ये पुट करके देख सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारी वैल्यू बनेगी ऑप्शन सी की 3 प्लस आयोटा, इन 4 ऑप्शंस में से हमारी a = 3 प्लस आयोटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमने पुट करके चेक भी किया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगी, इसमें सेम आएगी, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी 4a = 3 प्लस आयोटा, तो वैल्यू ऑफ a बन जाएगी 3 प्लस आयोटा। सो दिस इज आंसर। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है गेट 2012 एग्जाम का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। Consider the function f of z is equals to z² plus alpha z divided by z plus 1 whole square, and function g of z is equals to sine hyperbolic of z minus pi by 2 alpha, where alpha is not equal to 0. Then if the residue of function f of z at its pole is equals to 1, then we have to find the value of alpha. Option A is -1, option B is 1, option C is 2 and option D is 3. f और g दो फंक्शंस हमें गिवन है, अल्फा नॉन जीरो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें फाइंड दिया हुआ है कि फंक्शन का उसके पोल पर रेसिड्यू 1 आता है, तो इस कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये फाइंड करना है। अब रिजल्ट है कि अगर z = z0 पोल हो फंक्शन का, पोल ऑफ ऑर्डर n ऑफ फंक्शन f of z, तो फंक्शन f of z का z = z0 पे जो रेसिड्यू है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z0 1/, अगर n ऑर्डर का पोल है तो टर्म बनती है 1/n - 1 फैक्टोरियल इंटू n - 1th डेरिवेटिव ऑफ z - z0 रेज़ टू पावर n इंटू f of z। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं रेजिड्यू अगर z = z0 फंक्शन f of z का n ऑर्डर का पोल बनता है। अब फंक्शन f of z हमारा क्या गिवन है, नाउ फंक्शन f of z इज इक्वल्स टू z² प्लस अल्फा z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर टर्म को 0 पुट करें तो z की वैल्यू आएगी हमारी -1, तो z = -1 पोल बनेगा, वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 2 ऑर्डर का। सो क्लियरली z = -1 इज पोल ऑफ फंक्शन f of z ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का पोल है, और रेजिड्यू हमें फंक्शन का गिवन है इसके पोल पे, मीन z = -1 पे 1, एंड रेजिड्यू ऑफ फंक्शन f of z एट z = -1 हमें गिवन है 1, तो हम फाइंड करते हैं कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी। अब रेजिड्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे कितने ऑर्डर का पोल है 2, मीन्स n की वैल्यू हमारी 2 है, तो क्या बनेगा इस रेजिड्यू की वैल्यू, लिमिट z टेंड्स टू z0 है, z0 पॉइंट है हमारा -1, n की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये बनेगा 1/1 फैक्टोरियल मीन्स 1, और यहाँ आएगा 1th डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन z - z0 बनेगा हमारा z प्लस 1 की पावर n, और n कितना है हमारा 2 इंटू फंक्शन f of z, और f of z की वैल्यू है z² प्लस अल्फा z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू है 1। दिस इम्प्लाइज लिमिट z टेंड्स टू -1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव है z² प्लस अल्फा z का, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे z के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2z प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। इसमें z को -1 पुट करेंगे, -2 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1, सो जो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, अल्फा 3, ऑप्शन कौन सा है हमारा डी, तो आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज डी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 3, देन द फंक्शन g of z इज नॉट कन्फॉर्मल एट अ पॉइंट। फर्स्ट ऑप्शन इज पाई इंटू 1 प्लस 3 आयोटा बाय 6, ऑप्शन बी इज पाई इंटू 3 प्लस आयोटा बाय 6, ऑप्शन सी इज 2 पाई बाय 3 एंड ऑप्शन डी इज आयोटा पाई बाय 2। अल्फा के किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन g of z है हमारा वो कंफॉर्मल किस पॉइंट पे नहीं होगा, हमें ये चेक करना है। जहाँ पे फंक्शन g of z हमारा गिवन है साइन हाइपरबोलिक ऑफ z माइनस पाई बाय 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारी 3, तो फंक्शन जो g of z बनेगा, g of z फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारी, अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर दें साइन हाइपरबोलिक ऑफ z माइनस पाई बाय, अल्फा को 3 पुट करेंगे तो पाई बाय 6। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंफॉर्मल नहीं होगा। कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पे कंफॉर्मल नहीं होता, जिस पॉइंट पे या तो वो फंक्शन डिफाइंड ना हो या फिर उस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए। तो अब ये फंक्शन तो हमारा एंटायर फंक्शन है, तो ये फंक्शन तो हर पॉइंट पे एनालिटिक है, तो हर पॉइंट पे हमारा डिफाइंड हुआ कॉम्प्लेक्स प्लेन के।
अब इसको चेक करना है कि किस पॉइंट पे कन्फॉर्मल नहीं बनेगा, तो हम चेक करेंगे कि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किस पॉइंट पे 0 बनता है। जिस पॉइंट पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बन जाएगा उस पॉइंट पे ये फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं होगा। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो g डैश z, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम इसका, तो क्या आएगा वो कोस हाइपरबोलिक ऑफ z माइनस पाई बाय 6। तो ये फंक्शन कन्फॉर्मल किस पॉइंट पे नहीं होगा वो चेक करने के लिए हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। पुट g डैश इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक ऑफ z माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं। अब कोस हाइपरबोलिक किन पॉइंट पर 0 होता है? अगर कोस हाइपरबोलिक z इक्वल टू 0 हो तो ये z किस पॉइंट पर 0 बनता है? z इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 आयोटा वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अगर कोस हाइपरबोलिक z 0 हो तो z की वैल्यू आती है हमारी ये, जहाँ पे n इंटीजर है। अगर हम n को यहाँ पे अगर हम n को इंटीजर को 0 चूज कर लें तो जो z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आयोटा पाई बाय 2। तो यहाँ से यहाँ पे z है, यहाँ पे z के प्लेस पे हमारा z माइनस पाई बाय 6। तो z माइनस पाई बाय 6 किस पॉइंट पे 0 हो जाएगा? इस पॉइंट पर 0 आएगा। और हम n को 0 चूज कर ले तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आयोटा पाई बाय 2। तो यहाँ से जो z पॉइंट बन जाएगा वो आ जाएगा पाई बाय 6 प्लस आयोटा पाई बाय 2। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 6, तो ये टर्म बन जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा पाई प्लस 3 आयोटा पाई। अगर पाई यहाँ से कॉमन ले लें तो टर्म बनेगी 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का किस पॉइंट पे 0 बना है? z इक्वल्स टू पाई इंटू 1 प्लस 3 आयोटा बाय 6। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन ए है हमारा ये। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सो आंसर इज ऑप्शन ए। मीन्स z इक्वल टू पाई इंटू 1 प्लस 3 आयोटा बाय 6 पे हमारा जो फंक्शन g ऑफ z है ये मैपिंग हमारी कन्फॉर्मल नहीं होगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गेट 2012 एग्जाम of complex analysis question. If you like the video then share it with your friends and subscribe the channel ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।